नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, एसबीआई, एमपीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि आपसे करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन सही रहेंगे। उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे सही कौन सा है, या फिर पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। सेम ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में जो है फॉलो किया गया था। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम अपनी करंट अफेयर की क्लास लेकर के चलेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न के बारे में आपको डीपली जानकारी देते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की बात कर लेते हैं कि हमारा आज का सेशन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, तो टुडे सेशंस की बात करते हैं तो यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, कि यानी कि रैंडमली आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमने कल वाली वीडियो में आपसे कराए हैं, और आपको अपने आप को जज करना है कि वो चीज़ें आपको याद हैं या फिर नहीं है, कल वाले क्वेश्चन आपको याद हैं या फिर नहीं है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर की बात करेंगे, यानी कि आज की जो करंट अफेयर है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन विथ फोटो विथ डिटेल जानकारी के साथ में आपको बताई जाएगी, और आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है, क्योंकि कल वाली वीडियो में हम आपसे इनमें से ही 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं हैं। तो 3 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फोटो के साथ में। उसके बाद एमपी करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कहने के लिए ये 3 प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इन 3 प्रश्न के अंतर्गत ही। ठीक है। उसके बाद है होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जो भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनका जो स्क्रीनशॉट है उनके आंसर के साथ में आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा वीडियो के खत्म होने से जस्ट पहले। उसके बाद टुडे होमवर्क की बात करते हैं, यानी कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो रिवीजन वाला पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। देखिए, सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कोविड योद्धा, ऑप्शन बी है वॉरियर्स जीत, ऑप्शन सी है को जीत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डोनेट प्लाज्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि को जीत नाम से एक ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया है, और इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी हमने आपको कल दे दी थी, तो इसके बारे में अभी फिर से जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कल वाला वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गांवों में कोविड-19 रोगियों के शीघ्र पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान चालू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 मई को किस देश ने इबोला वायरस प्रकोप के समाप्ति की घोषणा कर दी है? और हमने आपसे कहा भी था कि भाई इबोला वायरस को भूल मत जाना। पता चला कोरोना वायरस तैयार करके गए और परीक्षा में इबोला वायरस पूछ लिया गया। ठीक है। तो ये कोरोना वायरस का बड़ा भाई है इबोला वायरस, तो इसको अपन को याद करते हुए चलना है। यूनाइटेड किंगडम, कॉन्गो गणराज्य, लीबिया, या फिर सूडान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कॉन्गो गणराज्य ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि इबोला वायरस अब उनके यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में हमने आपको जानकारी दी थी। कॉन्गो गणराज्य किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साथ ही साथ में वहाँ के पीएम कौन है और वहाँ की कैपिटल और करेंसी, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी थी कल वाली वीडियो में। क्योंकि जो भी यहाँ पर देश न्यूज़ में बनते हैं उनकी कंट्री, कैपिटल और करेंसी, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कल वाली वीडियो हमने पूरी जानकारी दी है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि 7 मई 2021 टुडे करंट अफेयर की बात करते हैं। डिटेल में जानकारी देते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 ऑटो एम्बुलेंस शुरू की गई हैं? ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुदुचेरी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर, यानी कि दिल्ली में जो है 10 ऑटो एम्बुलेंस चालू की गई हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी कुछ दे देते हैं। देखिए,
तो 4 मई 2021 को दिल्ली में कोविड के लक्षणों वाले रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिए 10 ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च किए गए हैं। अब क्या सुविधाएं होंगी? तो मरीज अस्पतालों तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में जो परिवर्तित ऑटो हैं उनकी मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब इस ऑटो में क्या क्या रहेगा? देखिए, प्रत्येक ऑटो एम्बुलेंस में एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा और एक सैनिटाइजर से सुसज्जित है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर ये दोनों चीज़ें आपको उस ऑटो में मिलेंगी, जो कि परिवर्तित एम्बुलेंस यानी जिन्हें एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया है। दिल्ली राज्य सरकार की ये परियोजना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और वहाँ से जितनी भी परियोजनाएं बन रही हैं वो अपने लिए महत्वपूर्ण बनेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर अगला है, आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है केन विलियमसन, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं, फोटो से आपको समझ में आ ही गया होगा। सही आंसर है ए, यानी कि केन विलियमसन जो है उन्होंने टॉप किया है टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो अभी हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहला स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। भारत की तरफ से बात करें तो अपने चीकू भाई यानी कि विराट कोहली को 5वां स्थान प्राप्त हुआ इस बल्लेबाजी रैंकिंग में टेस्ट में। ठीक है, टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं भाई। ठीक है, कौन कौन है? तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली हैं। विराट कोहली 5वें नंबर पर हैं। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों लोग एक साथ 847 अंक लेकर के 6वें स्थान पर काबिज हैं, दोनों लोग एक साथ। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो गेंदबाजी में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं और दूसरे स्थान पर अपने आर अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन है। टेस्ट में बात करते हैं, आईसीसी की स्थापना 15 जून और ये फिर डॉट 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 आगे ट्विस्ट क्यों लिखा है? तो इस प्रश्न में बहुत ट्विस्ट है, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा जब हम वीडियो खत्म होने से जस्ट पहले इस लाइन के बारे में आपको बताएंगे, आईसीसी की स्थापना डॉट डॉट डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी प्रसारण कंपनी ने कोविड-19 में सहायता के लिए भारत सरकार को 50 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए है स्टार इंडिया, ऑप्शन बी है वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन सी है दूरदर्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी स्टार इंडिया और वॉल्ट डिज्नी दोनों कंपनियों ने 50 करोड़ रुपए की सहायता दी है भारत सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए। देखिए, 5 मई 2021 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी और स्टार इंडिया ने भारत में चल रहे कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस राशि का उपयोग राहत प्रयासों की सहायता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के खरीद फरोख्त के लिए किया जाएगा, यानी कि इसकी मदद से जो है कई उपकरण जो है खरीदे जाएंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए। इससे पहले भी 2020 में वॉल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया ने 28 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 राहत कोष में दी थी। इससे पहले भी यानी 2020 में भी इन लोगों ने जो है 28 करोड़ रुपए दान किए थे और इस बार 50 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है भारत सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जेफ बेजोस का अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम ब्लू ओरिजिन अपना पहला अंतरिक्ष पर्यटन कब शुरू करेगा? यानी कि अब आप अंतरिक्ष में घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, पता चला गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, चलो अंतरिक्ष घूम के आते हैं। ठीक है, देखिए, ऑप्शन है 20 जुलाई 2021, ऑप्शन बी है 20 जून 2021, ऑप्शन सी है 20 अगस्त 2021 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 20 मई 2021। तो कब से आप घूमने जा सकते हैं, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। जेफ बेजोस के द्वारा ये कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। आइए आंसर देखते हैं। और जेफ बेजोस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो किसी सिंगर की तरह लग रहा है भाई, जो अभी सिंगर काफ़ी फेमस हुए थे। सही आंसर है ए, यानी कि 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस की अंतरिक्ष जो है उपक्रम ब्लू ओरिजिन स्टार्ट होने वाली है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि कौन से रॉकेट के माध्यम से ये हमको घुमाने वाले हैं। देखिए, जेफ बेजोस के अंतरिक्ष उपक्रम ब्लू ओरिजिन ने 5 मई 2021 को यह घोषणा की है कि वह 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करेगा, यानी कि पहले अंतरिक्ष दल को जो है यहाँ पर भेजा जाएगा घूमने के लिए। यह फ्लाइट नासा के अपोलो 11 मून लैंडिंग की सालगिरह पर लॉन्च होगी, यानी कि अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। कब लॉन्च करेंगे? 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को क्या है, तो पहली जो अपोलो फ्लाइट गई थी चंद्रमा पर वो 20 जुलाई को ही गई थी, तो उसी की याद में जो है 20 जुलाई को यहाँ पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। अब देखिए किस रॉकेट के सहारे जाएगी, तो न्यू शेपर्ड रॉकेट को एक बार में 6 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि एक बार में 6 लोग ही जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, किस रॉकेट से? तो न्यू शेपर्ड रॉकेट की मदद से इन लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉकेट का नाम याद रखिएगा। देखिए, कोविड के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में चालू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में कौन कौन से जहाज शामिल हैं? ऑप्शन है आईएनएस तलवार, ऑप्शन बी है ऐरावत, ऑप्शन सी है आईएनएस त्रिकंद या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए,
सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी के सभी जितने भी जहाज हैं वो सभी कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में चालू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में शामिल हैं। चलिए समुद्र सेतु 2 के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चालू किया गया है। इस ऑपरेशन में कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलसवा और एरावत सहित 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को एलएमओ में शामिल किया गया। इन 7 जहाज़ों के नाम आपको याद रखने, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके तहत आईएनएस तलवार 40 टन एलएमओ, अब एलएमओ को याद रखिएगा, एलएमओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ये न्यूज़ में बना हुआ है और ये ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो एलएमओ का फुल फॉर्म है तरल मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो एलएमओ का फुल फॉर्म है। बहरीन से लेकर न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक पर पहुंच गया है। कौन सा जहाज? आईएनएस तलवार यहाँ पर बहरीन से एलएमओ लेकर के कहाँ पहुंच गया है? तो कर्नाटक पर पहुंच गया, ठीक है। वहीं एरावत जो है वो सिंगापुर तक पहुंच गया और सिंगापुर से जो है ऑक्सीजन यानी एलएमओ को लेकर के जो है भारत में प्रवेश करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये एरावत हो गए, आईएनएस तलवार हो गए, ये सभी भारतीय नौसेना के जहाज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। चलिए इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, सही आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में पर्वत धारा योजना को लागू किया है। देखिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में जलाशयों का कायाकल्प और पुनर्भरण करना, यानी कि जो भी वहाँ पर जलाशय हैं जैसे कि तालाब वगैरह जो भी हैं उनका कायाकल्प यानी कि उनको रीजनरेट करेंगे, अच्छी तरह से सजावट वगैरह करेंगे, ठीक है, और पुनर्भरण भरण करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के उसको रीजनरेट करेंगे जितने भी वहाँ पर प्राकृतिक जल संसाधन है। इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है इस समय? तो जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, वी कल्याणम का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे किस महापुरुष के निजी सचिव थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू के। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए सही आंसर बी, यानी कि महात्मा गांधी के ये जो है निजी सचिव थे। कौन? जिनका भी निधन हो गया, वी कल्याणम। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, कौन कौन से पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। देखिए, तो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया। वे 1943 से लेकर के 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे। जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तब तक वे उनके निजी सचिव थे। कब से? 1943 से 1948 तक। कल्याण गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों और एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे, यानी कि गांधी जी के जितने भी उनके पास में सामान थे जैसे कि चेक वगैरह हो गया या फिर अन्य कहीं भी जो चेक वगैरह रखे थे उन सबको संरक्षित करने का काम कर रहे थे कल्याण गांधी जी, ठीक है। वह बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में कुशल थे और गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, ठीक है। इतनी भाषाएं इनको आती थी, तभी तो उनके मुख्य सचिव थे, है ना। पूरी जानकारी कहीं से भी लेकर के वो दे सकते थे, इसलिए उनके मुख्य सचिव थे। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित है और काफ़ी जो है फेमस रहे हैं ये वी कल्याणम जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपके करंट अफेयर के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 7 मई टुडे एमपी करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न एमपी करंट अफेयर का। देखिए, ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए मध्य प्रदेश कुल कितने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 56 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 62। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुल मिलाकर के 58 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि आत्मनिर्भर होना चाहता है ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, आपको पता है, ठीक है। पेड़ नहीं काटने चाहिए थे लेकिन लोग मानते ही नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर के 58 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहा है। इनमें से 8 ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं, यानी कि 8 ऑक्सीजन जो प्लांट है उनकी जो खर्चा होगा वो भारत सरकार देगी। अभी तक मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही थी, ठीक है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर परियोजना या फिर योजनाएं चालू की गई कोरोना को हराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो किल कोरोना परियोजना, FIR आपके द्वार, एक मास्क अनेक जिंदगी आदि जो परियोजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है। और ये तीनों चारों जो परियोजनाएं हैं ना, इनको हमने क्यों लिया? केवल इन्हीं को क्यों लिया? क्योंकि अभी NTPC का जो एग्जाम हुआ रेलवे वाला, उसमें 3 से 4 शिफ्ट में ये परियोजनाएं जो हैं बार बार आई हैं, बार बार रिपीट होकर के आई हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
मध्य प्रदेश के गौरव कहे जाने वाले पत्रकार श्री प्रभु जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। कई प्रश्न बनेंगे इससे। सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर जिले से संबंधित है। अब कैसे प्रश्न बन सकते हैं? पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि जो अभी यहाँ पर प्रभु जोशी है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बता देंगे पत्रकार हैं, या फिर जो भी दिया रहे, पत्रकार दिया रहे या फिर लेखक दिया रहे, तो आप बता देंगे पत्रकार या फिर लेखक हैं। किस जिले से आते हैं, तो इंदौर के हैं। अब जैसे कि अगर बाहर कहीं प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि यूपीएससी में या फिर यूपीएसआई में पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा किस प्रदेश से आते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश से इसका आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार श्री प्रभु जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया। श्री प्रभु जोशी इंदौर के निवासी थे। उन्हें भारत भवन का चित्रकला और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का कथा कहानी के लिए अखिल भारतीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो ये सम्मान भी आपको याद रखना है। कौन सा सम्मान? कथा कहानी के लिए अखिल भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है उनको। किसको? पत्रकार श्री प्रभु जोशी जी को। साहित्य के लिए उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग के द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप भी दी गई है। इतने सारे इनको पुरस्कार मिले हैं, इसलिए ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने स्टैटिक जीके के आ रहे हैं, और स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात कर लें, या फिर ग्रुप डी आने वाला उसके लिए, या फिर आपका एसबीआई बैंक हो गया, या फिर यूपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टैटिक जीके की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ईरान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। चलिए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि भारत में हॉकी विश्व कप मेंस वाला जो है 2023 का आयोजन होगा। कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होगा। इसके सभी मैच उड़ीसा में खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि स्ट्रैटेजी का प्रश्न बनेगा, तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो हैं वो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा हॉकी का कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में जो हॉकी की कप्तान है भारतीय टीम की, रानी रामपाल को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 से 5 प्रश्न आपके बन सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का भारत में ही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी नैरोबी केन्या, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पेरिस। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए बाकी के जो ऑप्शन दिए उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस टाइबर नदी किनारे है। अब देखिए, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी भी ऑप्शन में आया है, तो यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। नैरोबी की बात कर लेते हैं, नैरोबी भी ऑप्शन में आया है, तो नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी ऑप्शन आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बृहदेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन बी है छतरपुर, ऑप्शन सी है पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तंजावुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए, तो बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो याद रखिएगा, शैलियाँ जरूर पूछी जाती हैं। तो द्रविड़ शैली में बृहदेश्वर का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में। इसका निर्माण चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, चोल शासकों के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस किस ने आंसर दिया है। और कल का हमने आपसे प्रश्न क्या पूछा था? कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि लाल बाल पाल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। सही आंसर था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए देख लेते हैं किस किस ने यहाँ पर आंसर दिया है। सीमा माकड़े ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। पूरी जानकारी इन्होंने बताया है कि लाला लाजपत राय ने सामन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। इनकी मृत्यु पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी है। इसके बाद हरीश बाबू ने बताया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और गर्म दल से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर पूरी बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद सचिन पारासर ने यहाँ पर अच्छी जानकारी दी है। साक्षी द्विवेदी ने यहाँ पर बताया है। पारुल साहू ने बहुत सही जानकारी दी है। अवंतिका शुक्ला ने यहाँ पर बताया, गर्म दल के नेता थे। राधे श्याम शुक्ला ने यहाँ पर जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने से क्या होता है, सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेते हैं, अगर आपने 2-3 बार लिख दिया और मान लो आपने गूगल से सर्च करके लिखा है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो फिर आपकी उंगलियाँ चलेंगी, फिर आप टाइप करेंगे फिर आपकी उंगलियाँ चलेंगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट पर जब सेंड करेंगे
फिर आपकी उंगलियां चलेंगी, 3 बार आपकी उंगलियां चलेंगी और चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी हमेशा के लिए। ये प्रश्न आपका आप कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं और ये भी बताते हैं क्या ट्विस्ट था। देखिए, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इससे पहले इससे संबंधित एक प्रश्न हम जो वीडियो के शुरू में हमने छोड़ दिया था, हमने आपसे बोला था कि इसमें कुछ ट्विस्ट है, तो वही आज का प्रश्न था कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कह सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष हैं, ये सारी जानकारी आपको गूगल से सर्च करके या कहीं से भी सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके और चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में कुछ जानकारी आपको और देनी है। एमपीपीएससी 2020 और 2021 के लिए डेली प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते हैं, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं। उसके बाद में हम लेकर के आए आपके लिए मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास की वीडियो लेकर के आए हैं। उसके बाद हम लेकर के आए इलेक्ट्रॉनिकी की वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमपीपीएससी स्पेशल। और आज 12:30 बजे आपके लिए एक और हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक है, यानी कि पॉलिटी एवं संविधान की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हैं। 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट डिटेल जानकारी के साथ में लेकर के आते हैं। जो भी यहाँ पर हर एक एग्जाम में पॉलिटी आती है, आपको पता है हर एक एग्जाम में संविधान आपसे पूछा जाता है। तो अगर एमपीपीएससी का संविधान पॉलिटी पढ़ेंगे तो अच्छी लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से आपका जो उससे कम लेवल वाले जो एग्जाम है उनकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो 12:30 बजे आएगी वीडियो, जरूर देखिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।